नमस्कार एसएससी एस्पिरेंट्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्ती से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर आपने इस साल एसएससी का फॉर्म भर दिया है और इंग्लिश आपको परेशान कर रही है तो मेरे साथ आप जुड़ सकते हो और इंग्लिश को बेहतर कर सकते हो, जहां पर मैं आपको लगभग 1000 क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, 1000 प्लस क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जो कि ऑलरेडी एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी और सीपीआई ऑल एसएससी के जो एग्जाम होते हैं उसको कंडक्ट किए हुए हैं। इसके अलावा सभी के सभी जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर पर आए हुए क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डिटेल करूंगा, यानी पूरा का जो क्वेश्चन होगा ना, जहां मुझे लगेगा कि ये क्वेश्चन पूरा डिटेल में जा सकता है और मैं अच्छे से समझा सकता हूं, जिसमें आपका इंग्लिश का डर निकल जाए, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा। सभी के सभी जो क्वेश्चन है ना एग्जाम ओरिएंटेड है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जहां पर अपन को ऐसा लगेगा कि यार ये क्वेश्चन आने की संभावना है कि नहीं, ऐसे तो नहीं आते। तो सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू है, जहां पर अपना आज अपन पहुंच चुके हैं सेट नंबर 6 पर, और धीरे धीरे करके अपन को कितने क्वेश्चन ले जाना है, 1000 क्वेश्चन, जिसमें आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, आर्टिकल्स है, प्रीपोजिशन है, टेंस है, कंजक्शन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है एंड मेनी मोर और द टॉपिक्स। ठीक है, तो और भी ऐसे टॉपिक्स है जिनको भी कवर किया हुआ है। कुल मिलाकर ये सीरीज आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं, बाद बाकी बातें और भी है क्वेश्चन के साथ में अपन करते रहेंगे। पहला क्वेश्चन लिखा है, ही विल नॉट बी एबल नंबर 1 स्लैश टू कॉप अप विथ नंबर 2 स्लैश द प्रेशर ऑफ वर्क नंबर 3 और नो एरर 4 एसएससी टैक्स असिस्टेंट। अब क्वेश्चन जो है ना, देखो ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी रिपीटेड है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, और जब ये क्वेश्चन रिपीटेड है तो क्वेश्चन को मैंने पहले भी बताया है। तो आपको ये देखना है टू कॉप अप विथ, ये नहीं होगा, आपको सीधा लिखना है कॉप टू कॉप और ये लिखा विथ। ये होता है, ये होता है एक इडियम्स। ठीक है, और इडियम्स यहां पर अपन लिखेंगे टू कॉप विथ, और कॉप विथ लिखेंगे ऐसा कौन से में, सेकंड में, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला। इंग्लिश बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, अगर आप पढ़ोगे, बहुत अच्छे से पढ़ोगे तो बहुत अच्छा सीखोगे, और नहीं पढ़ोगे तो इंग्लिश वास्तव में फिर ये लगेगा कि स्टार्टिंग से लेकर आज तक, जैसे अपन कहते हैं कि इंग्लिश बहुत बेकार सब्जेक्ट है, वो आगे भी रहेगा, उसको आप अच्छा नहीं कर सकते हो। क्वेश्चन रिपीटेड है, मैंने हाल आंसर बता दिया, टू कॉप अप नहीं होता। और ज्यादातर आपको देख लेना, कभी भी अगर आपको टू कॉप मिला तो यहां पर आपको मिलेगा अप और फिर लिखा होगा विद। तो आपको क्या करना है कि भाई ये नहीं होता है, सही इडियम जो होता है ना वो होता है टू कॉप विद। ठीक है, ये होता है सही, इसका मतलब सामना करना, ये होता है। ठीक है ना, टू कॉप विथ। अच्छा, कौन से में था, सेकंड वाले में, तो आंसर पहले ही अपन लगा चुके हैं। एसएससी टैक्स असिस्टेंट में ये क्वेश्चन आया हुआ है। चले अगला क्वेश्चन अगर अपन देखें, लेजर्स आर नंबर 1 स्लैश इंडिस्पेंसिबल टूल्स नंबर 2 स्लैश फॉर द डेडिकेट आई सर्जरी। देखो आई सर्जरी नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ आई सर्जरी होता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, आई सर्जरी, सही वर्ड होता है, ये लिखा अपन ने करेक्ट वर्ड। आईज सर्जरी नहीं होता है, आई सर्जरी होता है आंखों का, आंख का ऑपरेशन। आंख एक साथ में दोनों आंखों का नहीं होगा, तो आंख का ऑपरेशन यानी आंख की सर्जरी। तो राइट वर्ड होता है अपना आई सर्जरी, नॉट अ आईज सर्जरी। अच्छा, कौन से में, थर्ड में, तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। एसएससी टैक्स असिस्टेंट में एग्जाम में आया हुआ। बस यही छोटी छोटी चीजें ना, ये सभी चीजें जब आपको बेहतर करना है तो उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगी। इवन आप कहीं पर भी पढ़े हो, डजेंट मैटर, आप अभी भी किससे पढ़े हो कोई बात नहीं है, आप किसी से भी पढ़ लो, कुछ भी कर लो, बस आप अपनी प्रैक्टिस करो, अच्छे तरीके से चीजों को समझो। अगर 4-5 टीचर का भी पढ़ोगे और आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, मजबूत कर लोगे और अपना सिलेक्शन ले जाओगे, तो किसी को बुरा नहीं लगेगा और ना ही किसी के पेट में दर्द होगा। तो आप तो अपना भला करना सीखो, अपना भला करोगे आगे बढ़ जाओगे और निकल जाओगे। ठीक है, चले इसके बाद देखेंगे अपन अगला, आई टेक ग्रेट प्लेजर टू वेलकम यू टू दिस इंस्टीट्यूशन।
मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर इस इंस्टीट्यूशन में मैं आपका वेलकम करूंगा। तो यहाँ पर ने देखा आई क्या हो गया, सब्जेक्ट। आई टेक, टेक क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये आई के साथ में टेक लगा हुआ है। ग्रेट प्लेजर, मुझे बहुत खुशी होगी, टू वेलकम यू, जब मैं आपका वेलकम करूंगा, टू दिस इंस्टीट्यूशन, इस इंस्टीट्यूशन में। तो सेंटेंस में कहीं कोई दिक्कत है, इसका मतलब आंसर क्या होगा, नो एरर। तो ये हो गया आंसर फोर्थ वाला, ठीक है। चले आगे बढ़े। अगला, द होल कंट्री नंबर 1 स्लैश वॉज सफरिंग बाय नंबर 2 स्लैश अ फाइनेंशियल क्राइसिस, नंबर 3 नो एरर 4। क्वेश्चन देखो, एसएससी टैक्स असिस्टेंट 2008 के एग्जाम में आया हुआ है। कभी कभी क्वेश्चन तो ऐसा दे देगा बिल्कुल लॉलीपॉप की तरह, बोले ये लो और खा लो, बढ़िया मजे लो। और कभी कभी क्वेश्चन ऐसा दे देगा आपको कि दिखेगा अपन को लॉलीपॉप की तरह, और अपन जाएंगे खाने के लिए, बाद में पता चला कि वो लॉलीपॉप की जगह पत्थर निकला। यानी हार्ड क्वेश्चन दे देगा, डिफिकल्ट क्वेश्चन दे देगा। ये जो क्वेश्चन है ना, जो 9 से किया होगा, जिसको इंग्लिश में आज भी डर लगता होगा, जिसने इंग्लिश अच्छी नहीं करी होगी, उसको लगेगा ये क्वेश्चन में वो एरर ढूंढ ही नहीं सकता। लेकिन जिसने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा, वो ईमानदारी से अपने एसएससी के एग्जाम को लेकर सीरियस होगा, वो देखते कि हम आंसर बनाएगा, बिल्कुल क्वेश्चन पढ़ा नहीं और आंसर बनाया नहीं। जैसे ये लिखा है आई वॉज सफरिंग, और ये लिखा है बाय, ठीक है। अगर आपको कभी भी सफरिंग मिल जाए तो इसके साथ में अपन यूज करते प्रीपोजिशन, ठीक। और प्रीपोजिशन के रूप में आता है फ्रॉम। क्या आता है, फ्रॉम। बचपन में पढ़े होगे, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, ठीक है ना। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो वही चीज आज भी चली आ रही है। तो ऐसा नहीं है कि कंसेप्ट बदल गया, नहीं, पूछने का तरीका चेंज हो गया, चीज वही है। तो यहां पर सफरिंग के साथ में बाय नहीं आएगा, सफरिंग के साथ में किसका प्रयोग करोगे, फ्रॉम का। और ऐसा कौन से में, सेकंड में। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला, ठीक है। इसको याद कर लेना, ये आ जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। और तरीका बस यही रहने वाला है कि आपको देखना है कि सफरिंग फ्रॉम फीवर होगा, क्या होगा, सफरिंग फ्रॉम फीवर। क्लियर हुआ, चले आगे बढ़े। इसके बाद अगर अपन अगला क्वेश्चन देखें, आई सजेस्ट दैट नंबर 1 स्लैश ही गोज नंबर 2 टू द डॉक्टर एज सुन एज ही रिटर्न्स फ्रॉम द एग्जामिनेशन। आई सब्जेक्ट, सजेस्ट दैट, मैंने उन्हें सजेस्ट किया, ही गोज टू द डॉक्टर, कि वो डॉक्टर के पास जाए, एज सुन एज ही रिटर्न्स फ्रॉम द एग्जामिनेशन, ठीक है। जैसे ही वो एग्जामिनेशन से वापस आ जाए, तो जितनी जल्दी हो सके, या जैसे ही वो एग्जामिनेशन से वापस आ जाए, मैंने उसे सजेस्ट किया कि आप डॉक्टर के पास जाना। तो यहां पर देखोगे ही, ये आ गया सब्जेक्ट, गोज क्या है, ही के अकॉर्डिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, ठीक। टू द डॉक्टर एज सुन एज ही रिटर्न्स फ्रॉम द एग्जामिनेशन, ये लिखा ही, ये हो गया सब्जेक्ट। रिटर्न्स फिर से देखा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। अब कहोगे कि सर सबके साथ में सही चीज तो लगी हुई है, ये लिखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कहां एरर है। पर समझना, इस क्वेश्चन की एरर जहां तक मुझे लगता है, सिर्फ और सिर्फ 1% ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको इस क्वेश्चन का एरर समझ में आएगा। सिर्फ 1% स्टूडेंट होंगे जो इसके क्वेश्चन के एरर को समझ पाएंगे, जो समझ पाएंगे कि वास्तव में क्या है, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में मैं देखूं, तो ये लिखा है आई सजेस्ट, और इसके बाद में लिखा है दैट, यानी यहां सेंटेंस की अगर अपन बात करेंगे तो ये बनना है नरेशन, और नरेशन में ये होता है आरएस का एक टेंस। क्या होता है, आरएस का टेंस। तो नरेशन में जब भी अपन एडवाइस देते हैं, सजेस्ट करते हैं, ठीक है, सजेस्ट और साथ में दैट लिखा है, तभी तो मैं नरेशन पकड़ पाया। इसके अलावा ऑर्डर करते हैं, तो यहां जो सेंटेंस होता है ना, वो डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट होता है, वर्ब से स्टार्ट होता है, ठीक है।
जिसे अपन कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव, और ये मैंने लिखा सेंटेंस, इसको क्या कहेंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है। तो यहां जो लिखा है ना ही गोज, ये नहीं आएगा, अकेला यहां पर आएगा दैट गो टू द डॉक्टर एज सुन एज ही रिटर्न्स फ्रॉम द एग्जामिनेशन। तो यहां पर गो आएगा, और ऐसा कौन से में, सेकंड वाले में, तो आंसर भी क्या हो जाएगा, सेकंड वाला। ठीक है, चिड़ा क्यों बैठा है जी, चिड़ा क्यों बैठा है, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला। क्लियर हुआ। देखो इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ 1% स्टूडेंट को ही समझ में आएगा, और जो 1% स्टूडेंट को समझ में आएगा ना, वो भी उस स्टूडेंट को समझ में आएगा जिसको हाई लेवल की इंग्लिश आती होगी, या जिसने इंग्लिश को बहुत अच्छे से समझा होगा। बाद बाकी 99% तक स्टूडेंट जो हैं समझने की कोशिश ना करे तो ही अच्छा है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ने के लिए ही होते हैं। अब यहाँ ये मत कहना नाच न जाने आंगन टेढ़ा, कि सर हो सकता है आपको ही समझाना ना आ रहा हो, या हो सकता है आप ही किनारा काटने की कोशिश कर रहे हो। तो सो कॉल्ड बिल्कुल सिंपल सी बात है, हाँ भाई हाँ ठीक है, क्योंकि जब क्वेश्चन ही 1% स्टूडेंट को समझ में आएगा, तो मैं 99% के लिए क्या ही कह सकता हूँ, जैसा जिसकी मर्जी वैसा वो बोल देगा। अच्छा नहीं बोलेगा तो बुरा तो बोलेगा ही बोलेगा, तो उसको अगर लगेगा तो वो समझ जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। क्योंकि पहले ही कह रहा हूं कि क्वेश्चन क्या है। अब मैं इस क्वेश्चन को अगर टेंस के अकॉर्डिंग ले जाता तो मैं नो एरर लगा देता, लेकिन ये क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है, और आया हुआ है तो इस क्वेश्चन को तो मैंने कई बार पढ़ा है, और कई बार अगर पढ़ाया हुआ है ना, तो इसको जो बोर्ड ने आंसर माना है वो आंसर इसका सेकंड माना है। और सेकंड क्यों माना है, क्योंकि उसने कहा है नरेशन में क्वेश्चन जा रहा है, और नरेशन में जा रहा है तो एडवाइस सजेस्ट ऑर्डर जो होता है उसके साथ में आरएस का जो भाग होता है वो इंपेरेटिव बनेगा। इंपेरेटिव बनेगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हमें स्टार्ट करना। तो यहां पर होगा आई सजेस्ट दैट गो टू द डॉक्टर, मैंने सजेस्ट किया कि डॉक्टर के पास जाओ। अब यहां पर प्रोनाउन लगा के टेंस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो यहां पर गो आएगा और आंसर हो जाएगा सेकंड। ठीक है, क्लियर हुआ। चलो आगे बढ़े। द इंट्रोडक्शन ऑफ टी एंड कॉफी and such other beverages have not been without some effect. Question SSC Tax Assistant 2008. The introduction of tea and coffee and such other beverages, ये लिखा हुआ है, यानी टी, कॉफी और इसके अलावा अदर बेवरेजेस, उनका क्या, उनकी बात कर रहे हैं, नहीं, उनके किसकी बात कर रहा है, इंट्रोडक्शन की। तो यहां जो इंट्रोडक्शन लिखा है ना, ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, क्या हो गया, सब्जेक्ट। और ये जो सब्जेक्ट है ये कैसा माना जाएगा, सिंगुलर, और अगर ये सिंगुलर है तो इसके साथ में हेल्पिंग और मेन वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर। ठीक है, आपको सब्जेक्ट पकड़ना आना चाहिए, सब्जेक्ट पकड़ लोगे तो आपको हेल्पिंग और मेन वर्ब भी समझ में आ जाएगा। ठीक, अब लगेगा क्या कि यार बेवरेजेस लिखा है इसलिए हैव नॉट बीन लिखा है, सही तो है, लेकिन वो उसका सब्जेक्ट नहीं है। इसका सब्जेक्ट जो है ना वो क्या है, इंट्रोडक्शन, जो कि सिंगुलर है। तो यहाँ पर हैव नॉट बीन की जगह पर किसका यूज करोगे, हैज नॉट, और ये लिखा बीन। अच्छा कौन से में, थर्ड में, तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वाला। क्लियर हुआ। चले इसके बाद देखो, मैंने कहा बुक इज और आर, और ये मैंने लिखा न्यू, बुक है क्या जाएगा, इज। नंबर 2 ये मैंने लिखा बुक्स इज आर, और ये मैंने लिखा न्यू। ठीक है, बुक्स है क्या जाएगा, आर। अब मैंने अगला क्वेश्चन लिखा द पेज ऑफ दिस बुक, ठीक, इज, और ये मैंने लिखा आर। अब क्वेश्चन में मैं बात बुक की कर ही नहीं रहा हूं, मैं बात किसकी कर रहा हूं, बुक और पेज की। ठीक है, मैं बात किसकी कर रहा हूं, किताब के पेज की। तो मेरा सब्जेक्ट अब किताब नहीं है, किताब का पेज है, और पेज मेरे लिए कैसा हो गया, सिंगुलर। और अगर ये सिंगुलर हो रहा है तो क्या हो जाएगा, इज, क्या हो जाएगा, इज।
ऐसे ही मैंने एक क्वेश्चन और लिखा और उसमें लिखा पेजेस ऑफ दिस बुक इज और आर। इसमें मैं क्या कह रहा हूं, पेजेस ऑफ दिस बुक, इस बुक के पेजेस। तो मैं यहां बुक की बात नहीं कर रहा हूं, बुक के पेजेस की बात कर रहा हूं। और पेजेस की बात करूंगा तो पेज कैसा हो गया मेरे लिए, प्लूरल। ये कैसा हो गया, प्लूरल। और अगर ये प्लूरल हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा, आर। क्या आएगा, आर। तो ऑब्जेक्ट, आपको सब्जेक्ट की समझ आना चाहिए। सब्जेक्ट की अगर आपको समझ आती है तो जैसा सब्जेक्ट होगा वैसे हेल्पिंग और मेन वर्ब तय करेगा। सब्जेक्ट सिंगुलर तो हेल्पिंग मेन वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो हेल्पिंग और मेन वर्ब प्लूरल। वैसे ही यहां पर अपन ना तो टी की बात कर रहे, ना कॉफी की बात कर रहे, और ना ही अदर जो लिखा हुआ है सच अदर बेवरेजेस उसकी बात कर रहे, इनकी बात नहीं हो रही, तीनों की बात है, तीनों के इंट्रोडक्शन की बात हो रही है। तो सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन है तो उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब सिंगुलर, और हेल्पिंग मेन वर्ब सिंगुलर तो हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन की जगह पर क्या जाएगा, हैज नॉट बीन। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया था। क्लियर हुआ? आगे बढ़े बच्चा पार्टी। देखो, in spite of the road block, नंबर 1 स्लैश द गार्ड अलाउड अस। ठीक, गार्ड ने हमें अलाउ किया एंटर द रेस्ट्रिक्टेड एरिया टू सर्च फॉर आवर फ्रेंड। ठीक है, उसने हमको जाने दिया, नो एरर फोन। देखो, जब हम कहीं जा रहे होते हैं तो इंटर के साथ में हम हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, टू का। किसका प्रयोग करते हैं, टू का। टू लगाकर इंटर का यूज करेंगे अगर हम किसी प्लेस के पास जा रहे हैं तो टू इंटर द रेस्ट्रिक्टेड एरिया टू सर्च फॉर आवर फ्रेंड। तो इंटर से पहले क्या आएगा, टू आएगा, और ऐसा कौन से में, थर्ड में। तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वाला। आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वाला। ठीक है, चले इसके बाद देखेंगे अपन अगला क्वेश्चन। द न्यूअर टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन, नई जो ऑटोमेटिक मशीन आई है, वॉशेज द क्लोथ फास्टर। वो क्या करती है कि जो कपड़े हैं ना उनको बहुत जल्दी धोती है। तो यहां पर न्यूअर नहीं होगा, हम क्या कहेंगे, द लेटेस्ट टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन। ठीक है, जो लेटेस्ट मशीन आई है वो कपड़े अपेक्षाकृत बहुत जल्दी धोती है। अच्छा, कौन से में, पहले वाले में। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। आगे बढ़े, बाय द टाइम, क्वेश्चन अच्छा है। अगर ये क्वेश्चन प्री में पूछा गया तो आपका लक है, वरना मेंस के लिए तो आप प्रिपेयर रहो कि ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो इसका मतलब मैं यहां पर लिख सकता हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें बाय द टाइम लगा है। ठीक है, हर चीज की एक रिक्वायर होती है और उस रिक्वायर के हिसाब से हमको चलना पड़ता है। जब हम उस रिक्वायर के हिसाब से चलेंगे ना तो हमको देखना पड़ेगा कि यार भाई इसकी कंडीशन क्या है, ये कहां पर जाना पूछा जाएगा, कहां पर नहीं पूछा जाएगा। तो जैसे मैंने कहा कि ये वाला जो क्वेश्चन है, अगर मैं इस क्वेश्चन को कहूं कि प्री में, तो प्री में इसके क्या 20% चांसेस है, और अगर ये मेंस में आ गया तो इसका 80% चांसेस है, 80%। क्यों, कंसेप्ट लिखा है बाय द टाइम का, और बाय द टाइम का कंसेप्ट लिखा है तो उसके हिसाब से हमको आंसर करना पड़ेगा। बहरहाल आगे देखते हैं। वी गॉट, वी क्या हो गया हमारे लिए, सब्जेक्ट। गॉट क्या है, वर्ब के सेकेंड फॉर्म। अवर टिकट्स एंड एंटर्ड द सिनेमा थिएटर। नंबर 2 स्लैश द शो, द शो क्या हो गया हमारे लिए, सब्जेक्ट। वॉज हेल्पिंग वर्ब, ऑलरेडी बिगन, बिगन क्या है, वर्ब के थर्ड फॉर्म। अब आपको कि बाय द टाइम से करा दूं, बाय द टाइम से करा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, करा सकता हूं। लेकिन अगर मैं कहूं कि इसको क्यों करना है, देखो जब आप पढ़ो तब मैं आपसे कह रहा हूं बार बार इस बात को समझना, बिकॉज आपको इंग्लिश नहीं आती है। और एक बच्चा मैथ अच्छा कर सकता है, इसके अलावा रीजनिंग अच्छी कर सकता है, जीएस अच्छी कर सकता है पढ़कर, लेकिन इंग्लिश उतनी जल्दी अच्छी नहीं कर पाएगा जितनी जल्दी वो और सब्जेक्ट को अच्छा कर लेगा। तो आपको चीजें समझना होगी। जब आप पढ़ रहे हो ना तो पूरा दिमाग लगाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको जितना हार्डवर्क करना है हार्डवर्क करो, कोई बात नहीं। लेकिन जब एग्जाम में जाओ ना तो हार्डवर्क के साथ में आपको स्मार्ट गिरी भी दिखाना पड़ेगी। थोड़ा सा स्मार्ट बनिए। अब स्मार्ट बनोगे ना
तो मैंने आपसे क्या कहा, यहां पर पहली बात ये मैंने लिखा दो टेंस, ठीक है, दो टेंस, दो टेंस में से कोई भी एक, कोई भी, और ये मैंने लिखा एक, कोई भी एक, अगर दो टेंस में से कोई भी एक टेंस पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट का मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाए, तो पक्का है दूसरा वाला पास्ट परफेक्ट का ही बनेगा। किसका बनेगा? पास्ट परफेक्ट का। पास्ट परफेक्ट का मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सब्जेक्ट प्लस ये लिखा अपन है हेड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसके बाद में ये लिखा ऑब्जेक्ट, ये बनता है। अब यहां वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो सेकेंड फॉर्म से टेंस कौन सा हो गया? पास्ट का इंडेफिनिट। अगर ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया तो दूसरा वाला हमको क्या बनाना है? पास्ट परफेक्ट। और यहां पर ये दे रहा है वॉज, जबकि हमको चाहिए पास्ट परफेक्ट, तो यहां पर वॉज को हटा दो, वॉज की जगह पर क्या लिख दोगे? हैड। क्या लिख दोगे? हैड। और ये कौन से में? थर्ड में, तो आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड वाला। समझ गए बात को? एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका, अगर मैं केवल इस टेंस को वर्ब पर करूं, तो आप हमेशा ध्यान रखना वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा जेलो, और भी जाना सिंपल। ये हो गया आपको सेकंड टाइप। ये लो, आपको कभी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल जाए तो आप पूरे सेंटेंस में देखो कि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है या नहीं है। अगर सेकंड फॉर्म मिल गया तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को ढूंढ लो, और यहां पर सेकंड फॉर्म मिल गया था, अब हमको चाहिए हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये दे रहा है वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हमको चाहिए हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ वॉज हटा देंगे, हेड लगाएंगे और हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसा कौन से में? तीसरे में आंसर आ गया। आप चाहो इससे कर लो, आपको लगता है ना सर मैं तो इससे करूंगा, ये जाना बढ़िया, इससे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सर इससे करे तो इससे कर ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर इससे करोगे तो मैंने यहां पर तीसरा तरीका लिखा, ये लिखा मैंने बाय द टाइम, ठीक है। और बाय द टाइम के साथ एक टेंस जो होगा ना वो पास्ट इंडेफिनिट होगा, पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो दूसरा वाला क्या बनेगा? पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट बनेगा तो क्या हो जाएगा? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। घूम फिर के बात वही आना है। पर लेकिन आप ऐसा तब करो जब किसी को पढ़ा रहे हो, आप खुद टीचर हो तो ऐसा करो। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो, सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए जा रहे हो, तो वहां ये सारी दिमाग में मत लगा। इससे भी आंसर आएगा, आंसर इससे भी आएगा, और आंसर देखते ही कम इससे भी आएगा। तो जो जरूरी हो ना वो करो। मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा था कि अगर आपके पास 100 काम है तो उस 100 काम में से वो काम करो जो उन 100 कामों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपके पास बहुत सारे काम होंगे, उन काम में से आप देखो कि आपने एसएससी का फॉर्म भर दिया, एग्जाम आ ही जाएंगे, मुश्किल से 2 महीने बाद या 1.5 महीने के अंदर अंदर वो एग्जाम करा लेगा, उसमें से आपके लिए अलग से डेट मिलेगी और उस डेट पर आप एग्जाम देने के लिए जाओगे। तो अभी आपका सबसे 100 काम में से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट काम है वो है आपके एग्जाम की तैयारी करना। और जब एग्जाम की तैयारी करोगे ना तो आपके पास मेथड किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक में मेथड बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हमेशा हमारा एग्जाम कौन निकाल के दे देगा इससे मतलब रखो। करने को आप इससे भी कर सकते हो, करने को आप इससे भी कर सकते हो, करने को आप इससे भी कर सकते हो। करने को मैं फोर्थ तरीका भी आपको बता दूं कि जब एक काम हो चुका हो या एक काम कर दिया हो तो उसके आगे का जो काम होता है वही हिंदी में बताना कि आगे का काम जो होता है ना वो पास्ट परफेक्ट में रखा जाएगा, तो मैं वो भी बता सकता हूं। लेकिन वो बताने का मतलब क्या है, कोई सेंस निकलने वाला नहीं है। सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि सीखना कुछ और होता है, सीख कुछ और रहे होते हैं, ठीक है ना। अरे जब एग्जाम निकाल लो ना, और एग्जाम निकालने के बाद एसएससी में चले जाओ, और उसमें बढ़िया जब पहली सैलरी आ जाए, दूसरी भी आ जाए, तीसरी भी आ जाए, जब मन लगे ना तो कहीं पर भी स्पीकिंग का कोर्स कर लेना। और स्पीकिंग का कोर्स कर लोगे तो वहां पर आपको सब पता चल जाएगा कि मेरे जान में रोगी के मरने के बाद डॉक्टर आया था कि डॉक्टर पहले आ गया था फिर रोगी मरा था, इस पर डिस्कस कर लेना। लेकिन जब तक एग्जाम है ना तो रोगी पहले आ गया था
कि डॉक्टर मर गया था, या डॉक्टर पहले आ गया था, रोगी बाद में मर गया था। तो अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है आपको, अभी सिर्फ सिंपल जरूरत है कि क्वेश्चन का आंसर कहाँ है। और क्वेश्चन का आंसर मुझे लग रहा है कि कम से कम समय में अगर आपको चाहिए तो ये बेस्ट तरीका है। एग्जाम सिर्फ 10% या 20% स्टूडेंट ही निकाल पाते हैं। लगभग एसएससी के कितनी जगह आई है, मुश्किल से 12,500 के आसपास जगह आई है। फॉर्म देखोगे कितने भरे जाएंगे, लाखों में। और लाखों में जो कैंडिडेट है, एस्पिरेंट है, वो एग्जाम देने भी जाएंगे। उसमें से कुछ भी कर लो, सिलेक्शन जो है ना, जितनी जगह उन्होंने दी है उतने ही होना है। अगर उन्होंने 12,500 जगह दी हुई हैं तो उतनी ही भरी जाएंगे, उससे एक भी कम नहीं, एक भी ज्यादा नहीं। जब जगह ही उतनी भरी जाएंगी तो कंपटीशन जो है वो बढ़ेगा, और कंपटीशन जब बढ़ेगा तो क्यों दिमाग लगा रहे हो, इसको करो और आगे बढ़ो। क्वेश्चन देखा, अब क्वेश्चन की तरफ निगाह करी, वी गॉट लिखा है, गॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म है और सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में गया, और पास्ट इंडेफिनिट के बाद में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। सेंटेंस में पूरे को देख डालो, और जैसे ही देखोगे आपको ये मिल गया, आंसर हो गया। और तीसरा लगाया और कॉन्फिडेंस के साथ लगाया और आगे बढ़ गए तो ये भी आ जाएगा। और एक है बंधु चंद सा देख रहा है क्वेश्चन में कहां आ रहा है, कौन सी जगह आएगा, तो इसका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन आपको छीनना पड़ेगा, सिलेक्शन आपको थाली में रख के नहीं मिलेगा। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो सिलेक्शन आपको छीनना पड़ेगा, क्योंकि जब रेस होती है ना, तो रेस में ना तो अपना होता है, ना कोई पराया होता है, ना दोस्त होता है, ना यार होता है, ना प्यार होता है, ना मोहब्बत होती है, कुछ नहीं होता है, ना चाचा, ना मामा, ना भैया, ना भाभी, कुछ नहीं होता है। वहां पर सिर्फ एक रेस होती है, और रेस में जो दौड़ता है ना, उसका एक ही मकसद होता है, जीतना। और आपको जीतना है ना, तो आपको दूसरे को सोचोगे कि यार मैं आगे निकल गया, उसको बुरा लगेगा, तो फॉर्म क्यों भर रहा है भाई, मत भर, घर बैठा आराम से। और अगर जीतना है तो सब छोड़ दे, कौन बगल में दौड़ रहा है, उसको क्या तकलीफ हो रही है, वो बाद में देख लेंगे, और भी लोग देख रहे हैं, मीडिया देख लेगी सारी चीजें, उसको देश देख लेगा, लेकिन पहले तू अपने आप को देख ले। अपना भला तो सबका भला, और अपना बेकार तो सब बेकार। ठीक है, तो ये परफेक्ट तरीका है, ये देखो और इसको पकड़ो और आंसर निकालो और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, ये बात बाकी पढ़ने के लिए बेस्ट है, लेकिन ये क्वेश्चन करने के लिए अच्छा है। ठीक है, अब देखो आंसर। अगला क्वेश्चन, ईच ऑफ द स्टूडेंट इन द कंप्यूटर क्लास, कंप्यूटर क्लास में प्रत्येक जो स्टूडेंट था, तो यहां पर ऑफ लिखा है, ऑफ के बाद में ये स्टूडेंट्स लिखा है, तो ये जो नाउन है ये कैसा है, प्लूरल है, कोई बात नहीं है। ठीक, इन द कंप्यूटर क्लास यहां तक ठीक है, हैज टू टाइप। अब इस स्टूडेंट में से हम किसकी बात कर रहे हैं, किसी एक की, किसी एक की। ठीक है, किसी एक, और ये अपन ने लिखा स्टूडेंट की। ठीक, और जब हम किसी एक स्टूडेंट की बात कर रहे हैं तो ये जो एक स्टूडेंट है यही हमारा क्या बनेगा, सब्जेक्ट। क्या बनेगा, सब्जेक्ट। और ये जो सब्जेक्ट है ये कैसा हो गया हमारे लिए, सिंगुलर। तो इसके साथ में जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आएगी वो भी कैसे आएगी, सिंगुलर। आप देखो आगे क्या लिखा है, हैज, इसका मतलब सही आ रही है। टू टाइप देयर ओन रिसर्च पेपर दिस सेमेस्टर। ठीक है, तो देयर भी आ गया, स्टूडेंट के लिए देयर बन गया, ओन रिसर्च पेपर दिस सेमेस्टर, इस सेमेस्टर में। तो इसका मतलब कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ऑफ के बाद नाउन भी ठीक है, और सब्जेक्ट ईच बनाएगा तो उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब भी ठीक है, और यहाँ पर देयर लिखा स्टूडेंट के लिए, तो वहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं है तो फिर आंसर क्या होगा, फोर्थ वाला, यानी आंसर क्या लिखोगे, नो एरर। ठीक है, आगे बढ़े। अगला, द फैक्ट ऑफ मी, नंबर वन स्लैश बीइंग अ स्ट्रेंजर डज नॉट एक्सक्यूज हिज कंडक्ट। ऑफ लिखा है ना, ऑफ, ऑफ के बाद में यहां पर पजेसिव केस आता है, क्या आता है, पजेसिव एडजेक्टिव केस। तो यहां पर मी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माय। क्या लिखेंगे, माय। तो हमेशा याद रखना, ऑफ, ऑफ के बाद में पजेसिव, और ये लिखा अपन ने एडजेक्टिव। और पजेसिव एडजेक्टिव जैसे मैंने लिखा आई, आई का माय, ये मैंने लिखा सी, सी का हर, ये मैंने लिखा यू, यू का योर, ये मैंने लिखा दे, तो दे का देयर।
ठीक है। और इसके पजेसिव केस आ गया, ये लिखा अपन है पजेसिव केस। तो यहां पर क्या जाएगा, मी की जगह माय, कौन से में, पहले में, आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट। इसको नोट डाउन कर लेना। ये सब चीजें आपका अगर क्वेश्चन रिपीट हुआ तो वहां देखते कि आंसर आ जाएगा। अगला देखो, द सी लुक्स number 1 slash as if it has been number 2 slash agitated by a storm। क्वेश्चन अच्छा है। इस क्वेश्चन को अगर मैं कहूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो ये कर लेना। और ये क्वेश्चन किस में है, एसएससी टेक्स्ट असिस्टेंट 2008 में, और भी आ चुका हुआ है मुझे ध्यान है, और ये मेंस में भी आ सकता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान देना। ऐसे क्वेश्चन मेंस में फंसेंगे। मेंस में कभी भी बहुत कम सिंपल क्वेश्चन फंस गया तो फंस गया, वरना ज्यादातर जो क्वेश्चन है ना वो वहां पर मेंस में आपको ट्रिकी फंसाएगा। रूल वही रहेगा, मैं मना नहीं कर रहा, रूल वही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन ट्रिकी कर देगा, समझना। ये लिखा एज इफ, देखो इफ, एज इफ, ठीक है, एज दो, इफ ओनली, वी विश, ये लिखा अपन ने ही विशेस, ये लिखा। ये सभी के सभी जो सेंटेंस हैं यानी वर्ड हैं, ये किसको बताते हैं, इमेजनरी सेंटेंस। इमेजनरी सेंटेंस मतलब काल्पनिक वाक्य। इसमें अपन कल्पना करते हैं, काल्पनिक वाक्य, इसमें अपन कल्पना करते हैं, हकीकत नहीं होता। अगर ऐसा है तो आपको यहां पर मिलेगा सब्जेक्ट, ठीक है, और ये सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल दोनों में से कोई भी हो सकता है। सिंगुलर जैसे मैंने कहा ही सी इट नेम, ही सी इट और ये नेम। इसके अलावा आई भी, यू और ये लिखा दे। ठीक है, अब बात आ जाएगी यहां पर, बात क्या आ जाएगी यहां पर, तो यहां पर ये जो क्वेश्चन दिया है ये एसएससी टेक्स्ट असिस्टेंट 2008 में तो आया ही आया है, लेकिन ये एसएससी के और भी एग्जाम में आया है, और एक बार ये मेंस, एक दो बार मेंस में भी आया हुआ है, मैं बताऊंगा। फिर रिपीट हुआ ना, तो जितने क्वेश्चन जिस एग्जाम में भी रिपीट हो चुका है, जितनी बार हो चुका है, मैं वो भी लिखना चालू कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, बस आपका फोकस रहना चाहिए। अगर यहां ऐसा है तो दो बातें ध्यान रखना। एक बात, दो या तीन बात जो भी हो, सबसे पहली बात आपको लेना है हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहले क्या देखोगे, हेल्पिंग वर्ब। अगर आपको ऑप्शन दिया है वॉज और वर का, तो हमेशा याद रखना वर आएगा। ऑलवेज यूज क्या होगा, वर। हमेशा सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कुछ भी हो, आपको वर का यूज करना है। क्लियर हुआ एक बात। दूसरी बात, अगर आपसे मेन वर्ब पूछ लिया जाए तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और अगर आपके इसके अलावा कभी कभी अगर सेंटेंस में परफेक्ट देखा जाता है पास्ट में, ठीक है, तो यहां पर अपन किसका भी प्रयोग कर लेते हैं, हैड और बीन का। किसका भी प्रयोग करते हैं, हैड बीन का भी यूज करते हैं। तो देखो, अगर क्वेश्चन प्री में फंस रहा है तो वॉज वर तक सुलटा देगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यही क्वेश्चन मेंस में गया ना, तो आपको मेंस में अगर ये क्वेश्चन चला गया तो आप इन दोनों पर ध्यान देना, और ये किसके लिए माना जाता है, मेंस के लिए। अगर यही सेम क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम मेंस में चला गया, ठीक है ना, तो मेंस में वो आपको दूसरी कंडीशन वर्ब की सेकंड फॉर्म और यहां पर हैड बीन, ये लिखा अपन ने हैड बीन, इसमें आपको फंसाएगा। ठीक है, मेंस में अगर ये क्वेश्चन गया तो वो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म और हैड बीन में फंसाएगा। ठीक है, अब आपके ऊपर है बेटा, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लो, क्योंकि एग्जाम बार बार नहीं आते हैं
और बार बार भी अपन है ना अपनी मेहनत जो होती है ना बार बार भी उतनी अच्छी नहीं कर पाते हैं। एक तो हम उस हम एक महान देश के ऐसे भ्रष्ट सिस्टम में रह रहे हैं जहां पर आपका पेपर लीक हो जाए कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा नकल हो जाए कोई गारंटी नहीं है, पेपर बिछ जाए कोई गारंटी नहीं है, इसके अलावा कंप्यूटर हैक कर लिए जाए और सही आंसर सिर्फ सिलेक्टेड लोगों को बता दिया जाए, और वो कौन होंगे, सचिव विधानसभा का सचिव होगा, उसका भतीजा होगा, एमएलए का कोई होगा, तो ये सारी चीजें वो भी हो सकता है। तो हमारे हाथ में आना क्या, कुछ नहीं, ठीक है ना। ना 9 मन तेल होगा और ना राधा नाचेगी, कुछ होना जाना कुछ है नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, इस सबसे बेस्ट तरीका है कि ईमानदारी से जितना भी जोश है ना और जितना भी बल है वो सब लगा दो, कुछ ना कुछ तो अचीव हो ही जाएगा। और अगर ये कर लिया ना तो आसानी से निकल जाओगे। इसमें आपकी गलती नहीं है, पेपर लीक होना, पेपर चोरी होना, कंप्यूटर हैंग होना, ये आपकी गलती नहीं है। आप सिस्टम में ही ऐसे में बैठे हुए जहां पर ये सारी चीजें की जाती हैं। अब की क्यों जाती है, इससे उनको करोड़ों अरबों रुपए का बेनिफिट होता है। तो यहाँ वैल्यू फिर से वही चीज आ गई कि एक ही चीज चलता है, पैसा। ईमानदारी तो है ही नहीं है। तो ये सारी चीजों के बावजूद भी अगर हमने अपना फोकस नहीं किया तो आप ये मानकर चलना परेशान हो जाओगे। क्वेश्चन है, मुझे तो पता है, प्री में पूछेगा तो कैसे पूछेगा और मेंस में पूछेगा तो कैसे पूछेगा, और मैंने पूरे क्वेश्चन को पूरा ऑपरेट करके रख दिया, और मैं ये भी बता रहा हूं कि मैं प्री में होगा तो केवल यहीं तक कर लेगा। मैं फिर कह रहा हूं, अगर ये क्वेश्चन प्री में आया ना तो क्वेश्चन आपका वॉज और वर पर ही अटक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इतने में काम चल जाएगा। अगर ये क्वेश्चन मेंस में गया तो पक्का है वो आपको वर्ब के सेकंड फॉर्म और एडबिन में फंसा देगा। तो चीज वही है, आपसे पूछेगा वही, लेकिन तरीका चेंज हो जाएगा, और तरीका चेंज होगा तो आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लेना, अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लेना, ठीक। चले आगे बढ़े। अब देखो यहां पर क्या है, हैज बीन है ना, हमको तो पास्ट में जाना है। अच्छा एक बात और, कुछ भी कर लो, जो आपको अच्छा लगे वो कर लो। हर हाल में एक चीज का ध्यान और रखना है कि पूरा का पूरा जो आंसर होगा ना वो जाएगा पास्ट में ही। अगर कोई बच्चा ऐसा है कि सर मुझे तो ये भी नहीं पता कि वॉज वर में से वर आएगा कि वॉज वर आएगा, ये भी नहीं पता, मुझे तो ये भी नहीं पता सेकंड फॉर्म आएगा क्या आएगा, यानी कुल मिलाकर मुझे तो ये भी नहीं पता आएगा क्या, तो वो अपने दिमाग में केवल ये डाल ले कि पास्ट में जाएगा टेंस। इतना तो कर लेना। टेंस अगर प्रेजेंट दिख रहा है ना तो गलत है, आपको टेंस किस में ले जाना है, पास्ट में, क्योंकि वो आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि टेंस गलत है तो क्यों है, ये नहीं पूछ रहा, वो सिर्फ ये कह रहा है टेंस गलत है कि सही है। आपने कहा सर गलत है, बस उसने मान लिया, वो चेक करके दे देगा आपको कि सही है कि गलत है। हाँ, अगर वो ये पूछता कि ये टेंस किस में जाएगा, आपने कहा पास्ट में, और फिर वो आपसे कहे बता क्यों, तो फिर आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो जिन बच्चों को इंग्लिश आती है, पढ़ चुके हैं, टॉपिक क्लियर है, वो पूरा कंसेप्ट को समझो। और जिन बच्चों को लगता है कि सर हम तो बिगनर हैं कैसे करेंगे, तो वो ये समझो कि इनके साथ में टेंस पास्ट में जाएगा और आपको पास्ट में देखना है। और हैज बीन क्या है, पास्ट प्रेजेंट है। यहां पर जो हैज बीन लिखा है ये हैज बीन क्या है, प्रेजेंट है, और आप अपना आंसर किस में लेके जाओगे, पास्ट में लेके जाओगे। अब भगवान जाने पास्ट में क्या आएगा, इससे हमें कोई मतलब नहीं। वॉज और बर में से क्या आएगा, बर की सेकंड फॉर्म क्या रहेगी, हैड बीन होगा कि नहीं होगा, इससे हमें कोई मतलब नहीं। टेंस पास्ट में जाएगा, पास्ट में जाएगा तो हैज बीन तो प्रेजेंट है, और हैज बीन का पास्ट क्या होता है, हैड बीन। पता हो तो ठीक है, नहीं पता तो कोई बात नहीं, आंसर यही आ गया। तो ये टैक्टिक्स भी आपको अपनाना चाहिए। हर चीज आपको आ जाए ये कोई जरूरी नहीं है, आप बस क्वेश्चन को देखो और आंसर को भी आना चाहिए। जिनको इंग्लिश आती है वो अच्छा करे, जिनको नहीं आती है वो धीरे धीरे करके सीखते चले जाए। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन लिखा है, अ वैरायटी ऑफ प्रेजेंट आइटम्स इन द शॉप अट्रैक्ट नंबर टू स्लैश एवरीबॉडी। देखो यहां पर वैरायटी है, वो हमारे लिए क्या हो गया, सब्जेक्ट, और ये जो सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट हमारे लिए कैसा माना जाएगा, सिंगुलर, और सिंगुलर माना जाएगा तो इसके साथ में जो हेल्पिंग और मेन वर्ब है वो भी कैसा हो जाएगा, सिंगुलर, ठीक है ना। यानी जो आइटम्स है ये ऑफ के बाद में आइटम्स आ रहा है, नाउन आ रहा है, तो इसका जो वैरायटी है उसकी बात कर रहे हैं, वैरायटी हमारा सब्जेक्ट बन गया।
तो यहाँ पे अट्रैक्ट क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और सिंगुलर बनाएंगे तो इसमें एस लगा देंगे, क्या लिखेंगे, अट्रैक्ट्स। अट्रैक्ट्स मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। कौन से में, सेकंड में। आंसर क्या हो गया, सेकंड वाला। एसएससी टैक्स असिस्टेंट 2009 में क्वेश्चन आया हुआ है। देख इसके बाद अगला क्वेश्चन, द टेबल्स लेक्स नंबर 1 स्लैश हैव बीन एलोबोरेटली कर्व्ड, ठीक है। तो यहां पर जो पहला लिखा है वो होगा द लेग्स ऑफ टेबल, ठीक है। टेबल के पैर, टेबल्स लेग नहीं होता है, द लेग्स ऑफ टेबल, ठीक है। कौन से में, पहले में। तो आंसर क्या हो गया, पहला। नाउन का क्वेश्चन है, नाउन में इसको कंप्लीट कर लेना। इसके बाद देखो अगला, द सीनरीज नंबर 1 स्लैश ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग नंबर 3 नो एरर 4। भाई सीनरीज नहीं होता है, सिर्फ सीनरी होता है, ठीक है। कौन से में हो गया, पहले में। आंसर क्या हो गया, फर्स्ट। सीनरीज नहीं होता, सीनरी का सिंगुलर भी सीनरी होता है और सीनरी का प्लूरल भी सीनरी होता है, तो दोनों एक ही वर्ड होते हैं, तो सीनरी आ जाएगा। पहले में था, आंसर फर्स्ट। इसके बाद देखो अगला, आई वुड अप्रिशिएट इफ रीडर्स वुड राइट टू मी नंबर 1 स्लैश। देखो ये लिखा मैंने इफ, ठीक। इफ के साथ में आपको दो टेंस बनेंगे, तो ये लिखा मैंने फर्स्ट टेंस, और इसके बाद में ये लिखा मैंने सेकंड टेंस। अब इफ के साथ में अगर सेकंड वाला फर्स्ट वाला जो टेंस है वो पास्ट है, क्या है, पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो दूसरे वाले में आप किसका यूज करोगे, वुड और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहां देखो, यहां क्या उल्टा कर दिया, दूसरा वाला पहले दे दिया और पहला वाला बाद में दे दिया। तो अब यहां पर क्या लिखा है, वुड लिखा है ना, आई वुड लिखा है। अगर यहां पर वुड लिखा है तो वुड के साथ में हम किसका यूज करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म का। तो यहां पर इफ आ गया, इफ के बाद रीडर्स क्या हो गया हमारे लिए, सब्जेक्ट, और ये दे दिया वुड। तो आपको अच्छे से पता है कि इफ के साथ में वुड का यूज नहीं करते हैं, उसके साथ में तो अपन टेंस बनाएंगे, और टेंस बनाएंगे तो ये वुड दे रहा है, तो कौन सा हो गया, सेकंड वाला आंसर, ठीक है। अब एक चीज देखना है, ये तो मैंने आपको कंसेप्ट करा दिया। दूसरा तरीका, एक लाइन में आंसर, इफ के साथ कभी भी मॉडल वर्ब्स का यूज नहीं किया जाता है। इस लाइन को याद कर लो और देखो, और आंसर इफ वुड नहीं आएगा, जरूरत ही नहीं है कंसेप्ट में जाने की, ठीक है। मैं साथ हूं तो एसएससी में बढ़िया इंग्लिश निकाल ले जाओगे, बस आपको ईमानदारी से पढ़ना है, और ईमानदारी से अगर आप चले तो आप अपना आंसर निकाल ले जाओगे, और नहीं चलोगे तो मेरा भी कुछ नहीं, आपका भी कुछ नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़े। Neither of the two children said their prayer before going to bed. ये लिखा है नाइदर ऑफ के बाद में टू चिल्ड्रन लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है। सेड देयर प्रेयर, ठीक है, वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गया, सेकंड फॉर्म हो गया। चिल्ड्रन के लिए देयर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, प्रेयर हो गया। बिफोर गोइंग टू बेड, बिफोर के साथ में यहां पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ गई, ठीक है। आफ्टर बिफोर प्रीपोजिशन के साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, तो यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब दिए गए सेंटेंस में कहीं कोई मिस्टेक नहीं है, और ऐसा नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला, नो एरर। क्या हो जाएगा, नो एरर, ठीक। चले किसमें है, एसएससी टैक्स असिस्टेंट 2009। अगला, I sat down opposite him number 1 slash and produced number 2 slash the packet of cigarettes. बहुत बढ़िया। I सब्जेक्ट, सेट वर्ब के सेकेंड फॉर्म, सेट डाउन पूरा एक है, ठीक है। अपोजिट हिम, एंड
प्रोड्यूस्ड ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी दोनों बात बराबर में। द पैकेट ऑफ सिगरेट, तो यहां पर पैकेट ऑफ सिगरेट का नाम तो नहीं दिया, इंडिकेट तो नहीं किया कि भाई कौन सी कंपनी की, कौन सा स्पेशल है, क्या है क्या नहीं, ये तो किया नहीं है। तो यहां पर जो दा लगाए ना वो अननेसेसरी है, दा का यूज नहीं होगा। और दा का यूज नहीं होगा और इसने दा का यूज लिया है, तो कौन सा हो गया, थर्ड वाला। तो आंसर क्या हो गया, थर्ड। आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अगला, दिस हैपेंड नंबर 1 स्लैश जस्ट एग्जैक्टली नंबर 2 स्लैश 5 years ago। क्या बच्चों जैसा क्वेश्चन दे दिया, जस्ट और एग्जैक्टली दोनों एक साथ नहीं आते हैं, ये लो, कभी भी नहीं होगा। आंसर सेकंड, ये लो, और यही इसका आंसर है। ठीक है, चले आगे बढ़े। अगला देखो, Ramesh smiled when he was remembering number 1 slash his hard early years, number 2 slash as his long road to success। रमेश ने जब अपने पुराने दिन याद किए तो वो लगभग क्या हो गया, रमेश स्माइल व्हेन ही वाज रिमेम्बरिंग हिज हार्ड अर्ली इयर्स। ठीक है ना, तो उसने स्माइल दी क्योंकि उसने जब अपने पुराने दिन याद किए तो, एंड इज लॉन्ग रोड टू सक्सेस, कि किस तरीके से उसने अपने सक्सेस को पाया। ये लिखा है रिमेम्बरिंग। रिमेम्बरिंग का मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। रिमेम्बर का फोर्थ फॉर्म होता ही नहीं है, तो यहां से रिमेम्बरिंग हटा देंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे थर्ड फॉर्म में, और थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, रिमेम्बर्ड। ठीक है, और कौन से में, पहले में ही, तो आंसर क्या हो जाएगा, पहला। इंग्लिश में कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनका अपन जीरेंड फॉर्म यानी फोर्थ फॉर्म नहीं बनाते, उसको हम हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में ही कन्वर्ट करते हैं। वैसे ही यहां हो गया और आंसर हमारा गया। ऐसे आंसर जिन्होंने टॉपिक कंप्लीट किया हो उनका आंसर देखते ही कैम बन जाएगा। बात बाकी तो फिर आंसर इसमें नो एरर इसलिए जाएगा क्योंकि वो सोचेगा वॉच के साथ में फोर्थ फॉर्म लगती है, और हर किसी को यही दुख होता है कि जेमार देखा नहीं कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगा ही नहीं, वॉज वर्ब देखा नहीं कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगा ही नहीं। ऐसा नहीं है बेटा, टेंस के अंदर बहुत डिटेल है और उस पूरी डिटेल को आपको पढ़ना पड़ेगा, इवन तब जब आपको क्लियर करना हो तो। और क्लियर नहीं करना तो कोई बात नहीं, उसमें नॉर्मल पढ़ लो और आप देख लेना, और एग्जाम देते चले जाओगे लेकिन पास नहीं हो पाओगे। तो इसका फोर्थ फॉर्म नहीं बनता, थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो अगला, गुड हेवंस हाउ हैज सी ग्रोन। अगर इस प्रकार का सेंटेंस जुड़ता है तो आगे का जो सेंटेंस होता है ना वो हमेशा कैसा बनाते हैं, सिंपल। और सिंपल अगर अपन बनाएंगे तो सी हैज होगा, क्या होगा, हाउ, ठीक, सी हैज, कौन से में, सेकंड में, आंसर हो गया सेकंड में। देखो ये लिखा है यहां पर गुड और ये लिखा है एवंस, ठीक है, और ये आ गया यहां पर एक्सक्लेम, ठीक है, एक्सक्लेमेशन साइन, ये आ गया। अब इसमें आपको ये देखना है कि इसके बाद में आपको मिल गया हाउ, तो यहां जो टेंस बनेगा ना वो टेंस बनेगा सिंपल। ठीक है, ये हाउ जो यहां पर है वो क्वेश्चन मार्क का काम नहीं कर रहा है, एक्सक्लेमेशन का काम कर रहा है, तो सेंटेंस बनेगा सिंपल। तो सिंपल बनेगा तो पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद में वर्ब हो तो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो यहां पर अपन ने लिखा हाउ, और हाउ के बाद लिखोगे सी, ये लिखा अपन ने हाउ और ये लिखा अपन ने सी, और इसके बाद में हैज, और ये लिखा अपन ने ग्राउंड, ये आ गया। कौन से मैं था पहले ही बता चुका हूं, सेकंड में, तो आंसर इसको नोट डाउन कर लेना, इस प्रकार के क्वेश्चन में फंस जाओगे। ध्यान रखना कि अगर एक्सक्लेमेशन साइन दिया हो तो आगे का जो टेंस बनेगा, बेशक हाउ लगा है तो क्या हुआ, सेंटेंस जाएगा सिंपल, और सिंपल जाएगा तो आंसर हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट। क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ये जो हाउ होता है वो कंजक्शन का काम करेगा, और कंजक्शन के साथ अपन हेल्पिंग वर्ब पहले नहीं रखते। ठीक है, चले आगे बढ़े। इसके बाद देखो, द डॉक्टर एडवाइज मिस्टर मुर्गन that because of his severe cramps he should lay in the bed for a few days।
मुर्गन ने डॉक्टर ने एडवाइस मुर्गन को एडवाइस दी बिकॉज ऑफ हिज सेवियर क्रैम्प्स, क्योंकि उसके कुछ क्रैम्प्स आ गए थे। ही शुड लाई ऑन द इन द बेड फॉर अ फ्यू डेज, कि उनको बेड पर कुछ दिनों तक आराम करना चाहिए। तो ये वाली मीनिंग नहीं होगा, ये होगा ले मतलब लेटना, ठीक है, या अपन कहेंगे लेट कर आराम करना चाहिए, लेट कर आराम करना चाहिए, ठीक है ना। LIE कौन से में, थर्ड में, तो आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वाला, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बट ऑफ हिज 3 सन्स नाइदर इज एनी मैरिड। ही इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, वो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है और यूनिवर्सिटी के पहले एल लगाए तो कोई ए लगाए तो कोई दिक्कत नहीं है। बट ऑफ हिज 3 सन्स, लेकिन उसके जो 3 लड़के हैं, नाइदर हैज एनी मैरिड, 3 लड़कों के लिए नाइदर नहीं आएगा, 3 लड़कों के लिए अपन किसका यूज करेंगे, नन का, और यहां पर कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला। कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला, ठीक है। अगला, आफ्टर नोइंग ट्रूथ, आफ्टर नोइंग द ट्रूथ, क्या हो जाएगा, द ट्रूथ। सच्चाई के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, दा का। कौन से में हो गया, पहले में आंसर। SSC कंबाइंड ग्रेजुएट, ठीक है, 2010 यानी CGL आ गया। आगे देखो लास्ट क्वेश्चन, इट इज टाइम यू नंबर 1 सेलेक्ट डिसाइड ऑन योर नेक्स्ट, नंबर 2 सेलेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन, नंबर 3 नो है। आपको कभी भी इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज, ये लिखा अपन है हाई टाइम, ठीक, कभी भी मिल जाए तो हमेशा याद रखना इसके साथ में जो टेंस बनेगा ना, वो टेंस पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। किस में बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट का मतलब होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो हो गया एक। दूसरा, अगर मैं कहूं कि इसके बाद में डायरेक्ट मेन वर्ब, क्या जाएगी, मेन वर्ब, तो मेन वर्ब में हमेशा याद रखना वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, ऑलवेज। ये लिखा अपन है ऑलवेज, ठीक है। तो यहां पर लिखा डिसाइड, ये लिखा इट इज टाइम यू हो गया हमारे लिए सब्जेक्ट, और ये लिखा डिसाइड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हमें क्या चाहिए, सेकंड फॉर्म, तो डिसाइड का सेकंड फॉर्म हो जाएगा डिसाइडेड। ऐसा कौन से में, दूसरे में, तो आंसर हो गया दूसरा वाला। क्लियर। चलो लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद देखो आपके काम की चीज, ये सभी के सभी जो अगर कोई भी बच्चा इंटरेस्टेड है और उसको लगता है कि मुझे एग्जाम निकालना है, तो वो बच्चा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकता है और एप्लीकेशन पर ये पूरी PDF आपको मिल जाएगी। वहां पर आप मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो, अपना स्कोर भी देख सकते हो, मैं कितना कर पा रहा हूँ, ये सारी चीजें भी दे सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस प्रकार की तैयारी आपको पूरी कराई जा रही है। एप्लीकेशन है, आप प्ले स्टोर पर जाइए, प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा द नवल सर ग्रुप ऑफ एजुकेशन, द नवल सर ग्रुप ऑफ एजुकेशन। ये आप एप्लीकेशन जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर आप PDF को पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन लिंक में भी है ना, एप्लीकेशन की जो लिंक है वो दी हुई है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। और वीडियो में जो भी क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाए, एक एक क्वेश्चन मैंने डिटेल के साथ पढ़ाया, जो कि आपको पढ़ना है। SSC अगर निकालना है तो आप सीरियस हो जाइए, और भी स्टूडेंट हो उन तक भी वीडियो को पहुंचाइए, लाइक करिए, शेयर करिए। किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो डाउट जरूर पूछिएगा, कोई बात नहीं, मैं आपके डाउट भी क्लियर करा दूंगा, ठीक है ना। और वीडियो को लाइक शेयर वगैरह ये सारी चीजें भी करिएगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पर मैं आपके लिए और भी क्वेश्चन लेकर आऊंगा। कोई भी चीज हो तो आप डाउट करके पूछिएगा, मैं आपके सॉल्व जरूर करूंगा। नमस्कार, जय हिंद।